अलमीर भाई से शादी? वह जोरदार आवाज में चीखी। खान हवेली में दूर दूर तक उसकी आवाज गूंज उठी। मरियम बेगम ने शुक्र किया कि उस वक्त हवेली में कोई और मौजूद नहीं था, वरना कोई न कोई माँ बेटी की खूब खबर लेता, क्योंकि यहाँ लड़कियों का ऊंची आवाज में बोलना पसंद नहीं किया जाता। अलमीर अपना नाम सुनकर किचन की तरफ जाते जाते रुक गया। मैनू को मालूम था कि वह किचन की ओर जा रहा है, इसलिए उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला था कि वह सुन ले। उसका ड्रामा चरम पर था। अम्मी, आप मेरी बात कान खोलकर सुनिए। मैं हरगिज भी उस खड़ूस और हिटलर अलमीर भाई से शादी नहीं करूंगी। अल्लाह की कसम, उनको देखते ही मुझे डर लग जाता है। मैं सारी जिंदगी उनके साथ कैसे गुजारूंगी? ना भाई ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। जब वह बोलने पर आती तो बोलती ही जाती थी, बिना रुके उसकी जुबान थमती नहीं थी। अपने बारे में ये अलकाब सुनकर अलमीर के माथे पर शिकनें उभर आईं, जबकि मरियम बेगम ने अपनी लादली और चहेती के आगे हाथ जोड़े। खुदा का वास्ता, आहिस्ता आवाज में बात करो, अलमीर घर पर ही है। अम्मा के डरने पर वह और भी शेर हो गई। अब बात आहिस्ता नहीं होगी अम्मा जान। उसने चोरी चोरी किचन की ओर देखा, जहां वह मौजूद उसकी सारी बातें बखूबी सुन रहा था। मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं उस बूढ़ी रूह से हरगिज शादी नहीं करूंगी। देखिए ना, मैं अभी मासूम दोशीज़ा हूं, पूरी तरह जवान भी नहीं हुई, और आप मुझे उस जिन के हवाले कर रही हैं। मैनू ने झूठ मूठ के आंसू पोंछते हुए एक्टिंग जारी रखी। अलमीर का सब्र का प्याला छलक गया। अपने लिए कॉफी बनाने का इरादा छोड़कर वह वापस ऊपर अपने कमरे में चला गया। उसे जाते देखकर वह दिल ही दिल में मुस्कुराई। अब तो ये मुझसे शादी का सोचेंगे भी नहीं। अलमीर को काफी गुस्सा आया हुआ था। बीजान से कहा भी था कि खानदान की इज्जत बचाने की खातिर मुझे बलि का बकरा मत बनाइए, मगर उन्हें भी मेरे लिए पूरी दुनिया में यही नमूना मिला था। बड़बड़ाते हुए उसने गुस्से से कुशन दूर फेंक दिया। उधर अम्मा मैनू को प्यार से समझाते हुए कह रही थीं, देखो, तुम जानती हो हमारे खानदान में लड़कियों की शादी बाहर नहीं की जाती। तुम्हारे जोड़ का अब दूर दूर तक कोई नहीं, और तुम 18 की हो चुकी हो, तो सबका यही फैसला है कि तुम्हें अलमीर की दुल्हन बनाया जाए। मैनू अब मजाक से हटकर संजीदा हो गई थी। देखिए अम्मा, मैं आप लोगों को बता रही हूं कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। पहली बात तो मैं उनसे 15 साल छोटी हूं। अम्मा की घुरियां पाकर उसने जल्दी से बात बदली। मेरा मतलब है 12 से 13 बरस तो छोटी होंगी ही ना। वह आंखें झपकाते हुए बोली। अम्मा ने दांत खटखटाए। बस 11 बरस। हाँ, वही 11 साल। अपने हमेशा के लापरवाह अंदाज में उसने कहा। तो प्यारी अम्मा, 11 साल काफी नहीं होते क्या? वो अगले साल पूरे 30 के हो जाएंगे। अब्बा लगेंगे मेरे। और दूसरी बात, वो मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं, मुझे उनसे शादी नहीं करनी। और तीसरी वजह, वह अभी तीसरी वजह सोच ही रही थी कि अम्मा ने उसकी बात बीच में काट दी। तुम जितनी मर्जी वजह बयान कर लो, बीजान का फैसला अटल होता है, और ये तुम्हें मालूम है। अगर कुछ कर सकती हो तो जाकर उनकी मिन्नत कर लो। वह यह फैसला सुनाकर वहां से चली गईं, जबकि मैनू का तो सदमे के मारे बुरा हाल था। उसने तो कभी अलमीर को कज़न का दर्जा नहीं दिया था, अब उसे शौहर का दर्जा कैसे दे पाती? ए अल्लाह, मुझे इस शादी से बचा ले। उसने दुपट्टा फैलाकर छत की तरफ देखा। जिस कदर सख्त इंसान है, उसने तो बात बात पर मुझ पर गुस्सा करके मुझे मार ही देना है। इधर उधर चक्कर काटते हुए उसका उर्वर दिमाग लगातार नए आइडियाज बनाने में मशगूल था कि बीजान से कैसे बात करके इस शादी को रोका जा सके। रात को उसने अपने सब कज़नों की हंगामी मीटिंग बुलाई और इस मसले के हल के लिए सब सर जोड़े हुए थे। मैनू, तुम कह दो कि तुम उन्हें भाई समझती हो, इसलिए ये शादी नहीं कर सकती। नादिया ने अपनी तरफ से जैसे बात ही खत्म कर दी। मैनू ने नाक से कोड़ी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। अगरचे मैं मुरव्वत और लिहाज में उन्हें अलमीर भाई कह देती हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैंने उन्हें कभी भाई नहीं समझा। तानिया, उसकी खालाजाद, दूर से आते अलमीर को देखकर ठंडी आह भरते बोली। वैसे इतने हैंडसम बंदे को भाई कहने का जस्टिफिकेशन बनता भी नहीं। सुन, अगर तेरी सेटिंग नहीं हो सकती तो मेरी ही करवा दे। सबने सीटी बजानी शुरू कर दी। नादिया शर्माने की नाकाम एक्टिंग करने लगी। ओह हेलो, मेरे भाई पर नज़र मत रखना, वो अब बुक्ड हो चुके हैं। ये कहने वाली सानिया थी, अलमीर की सबसे छोटी बहन, जो मैनू से 1 साल बड़ी थी और जिसकी सगाई फूफू के बेटे से हो चुकी थी। अगले साल उसका बाहर से आने का इरादा था, फिर उन दोनों की शादी हो जाती। मैनू के ख्याल में सुबह उसने जितनी बातें अलमीर को सुना दी थीं, अपने बारे में वो सब अल्फाज सुनकर तो अब वो हरगिज़ उससे शादी नहीं करेगा, इसलिए वह मुतमिन थी। लेकिन बीजान ने मंगनी की तारीख 1 महीने बाद रखकर उसके सर पर बम ही फोड़ दिया था।
वह किसी भी सूरत अलमीर की बीवी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उसके न चाहने से कुछ भी नहीं हुआ और धीरे धीरे मंगनी के दिन भी करीब आते गए। बीजान तो साथ ही निकाह का भी कह रही थीं, मगर अलमीर ने निकाह कुछ अरसे बाद का कहकर उसकी जान में जान डाली, वरना तो वह यही सोच सोच कर मरी जा रही थी कि वह इतनी जल्दी कैसे शादी जैसे रिश्ते को निभाने के काबिल हो सकती है। अलमीर को बाहर जाना था, इसलिए बीजान उनका निकाह करना चाहती थीं ताकि बाहर जाकर वह किसी और लड़की के चक्कर में न पड़ जाए। मंगनी के बाद वह अपने तयशुदा मामूल के मुताबिक बाहर चला गया था, लेकिन पीछे जो मैनू की जान सूली पर टंगी हुई थी, तो उसने यही फैसला कर लिया था कि अब यह मंगनी खत्म हो ही जानी चाहिए, क्योंकि बीजान उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर चुकी थीं। पहले मुझे अलमीर खान से बात करनी होगी और उन्हें मनाना होगा कि मंगनी खत्म कर दें। और तब उसे याद आया कि उसके मोबाइल में तो अलमीर का नंबर भी नहीं है। कुछ सोचते हुए वह सानिया के पास चली आई और चोरी छुपे उसके मोबाइल से अलमीर का नंबर निकाल लिया। कितनी ही देर अपनी हिम्मत जमा करती रही थी, लेकिन हिम्मत न हुई। दूसरे दिन उसने डरते डरते उसे मैसेज किया था कि वह मुनाहिल है और उससे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती है। वह कितने ही दिन उसके जवाब का इंतज़ार करती रही, लेकिन व्हाट्सएप पर सिर्फ एक ही टिक लगा था। कहीं उन्होंने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर रखा। लेकिन फिर उसने खुद ही अपनी इस सोच को झटक दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अलमीर के पास भी उसका नंबर नहीं था और यह बात उसे सानिया ने पूरे यकीन के साथ बताई थी। वह सानिया से एक दिन बातों बातों में पूछने लगी कि अलमीर का क्या हालचाल है, तो वह बड़े परेशान लहजे में बताने लगी, कई दिनों से अलमीर भाई से संपर्क नहीं हो रहा। अम्मी अब्बू भी बहुत परेशान हैं। पहले तो वह हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करके अपनी खैरियत से आगाह कर देते थे, लेकिन अब तो पूरा हफ्ता ही गुजरने वाला है और उनकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल नहीं आई। यह सुनकर मैनू को अनजानी सी खुशी हुई। अल्लाह करे वो गुम हो गए हों, मेरी जान तो छूटेगी। सानिया को दिखाने के लिए उसने चेहरे पर झूठी टेंशन ला ली, तो वह उसे रिलैक्स करते हुए कहने लगी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? वो बाहर के मुल्क में है और तुम्हें तो पता है वहाँ इंसान कितना व्यस्त होता है। मिल जाएगी उनकी खैरियत की सूचना, परेशान मत हो। वह चुपचाप उसके पास से उठकर अपने कमरे में आ गई और खुशी के मारे डांस करने लगी। परेशान होती है मेरी जूती, मैं तो खुश हूँ और बहुत खुश हूँ। वह झूमते हुए मस्त अंदाज में अपने आप से बातें कर रही थी। काश वो ऐसे गुम हों कि कभी वापस ही ना आए। कम से कम मेरी जान तो छूटेगी। ए बड़े हिटलर के जानशीन मुझसे शादी करने वाले। वह खुश थी कि जैसा वह सोच रही है वैसा ही होगा, लेकिन उसकी खुशियों की उम्र बहुत थोड़ी थी। अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि वह सब हो गया जो उसके वहम व गुमान में भी नहीं था। वह अपने कमरे में आराम से कार्टून देख रही थी जब बाहर से शोर हंगामे की आवाज आई। मैं तो यहाँ हूँ, फिर बाहर कौन सी आफत मची हुई है? अपना दुपट्टा लापरवाही से गले में डालते हुए वह नंगे पैर ही बाहर चली आई और आगे का मंजर उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। सामने ही अलमीर एक गोरी चिट्टी अंग्रेज लड़की के साथ खड़ा था। 1 मिनट में ही मैनू ने सारी कहानी सोच ली कि जरूर अलमीर बाहर जाकर उस गोरी लड़की से शादी कर चुका है और उसे वापस ले आया है, तभी सब घर वाले शोर मचा रहे होंगे। फिर वह सोचकर मुस्कुराई, सबने तो शोर मचा लिया है, अब मेरी बारी है। मुझे भी तो थोड़ा सा सच्चा होना पड़ेगा ना कि मुझे कितना दुख हुआ है। वह ऊंची आवाज से चिल्लाई, आपने शादी कर ली? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं पिछले 6 माह से आपके नाम की अंगूठी पहनकर आपकी वापसी की राह तक रही हूं और आप इस गोरी को मेरी सौतन बनाकर ले आए। अम्मा ने उसका बाजू पकड़कर उसे झिंझोड़ा, मुनाहिल होश में हो, क्या फजूल बातें कर रही हो? अलमीर ने भी खास नापसंदगी से उसे देखा था। मुनाहिल इतनी जल्दी अपने ड्रामे को खत्म नहीं कर सकती थी। अपना बाजू छुड़ाते हुए वह अलमीर के सामने जा खड़ी हुई। आप मेरे साथ धोखा करके खुद आराम से नहीं रह सकते। मैं तुम दोनों को बद्दुआ देती हूं कि तुम्हारे बच्चे बिल्कुल काले पैदा हों। बल्कि नहीं, ये वाली बद्दुआ ठीक नहीं। मैं ये बद्दुआ देती हूं कि जिस तरह तुमने मुझे धोखा देकर इस गोरी से शादी कर ली है, ये भी तुम्हें धोखा देकर यहीं किसी काले से शादी कर ले। हाय हाय रब्बा, मैं तो लुट गई। वह बिना सोचे समझे जो मुंह में आ रहा था बोलती जा रही थी और सारे घरवालों का पारा चढ़ रहा था। मुनाहिल मुनाहिल, क्यों अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रही हो? सानिया उसके कानों में आकर बेहद गुस्से से बोली और उसे बाजू से पकड़कर जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले गई।
हाँ, मुझे पता चल गया है। तुम भी अपनी इस गोरी भाभी को देखकर अब मेरे साथ दगा करोगी। तुम सब हो ही एक जैसे धोखेबाज। मुनाहिल ने लगे हाथों सानिया को भी दो चार बातें सुना दीं। सानिया ने तंग आकर उसके बाजू पर एक थप्पड़ जड़ दिया। बस करो, अब तुमने एक भी फजूल बात की तो मुझसे मार खाओगी। वह चुप होकर बैठ गई। सानिया ने माथे पर हाथ रख लिया। एक तो ये लड़की भी ना बिना सोचे समझे बोलती जाती है, अब इतना बड़ा ड्रामा करके खुद आराम से बैठ गई है। वह बड़बड़ाई। अब ऐसे क्या बोले जा रही हो? मैनू ने मासूमियत से आंखें झपकाते हुए कहा तो सानिया ने गुस्सा मुश्किल से कंट्रोल करते हुए कहा, ये जो बाहर तुम तमाशा लगाकर आई हो ना, तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये सोचकर मुझे अफसोस हो रहा है। तुम जानती भी हो कि तुमने क्या किया है। मैनू फिर गुस्से से बोली, जो किया है तुम्हारे भाई ने किया है, शादी करके आ गया है, और मैं बोलूं भी ना। सानिया ने हाथ उठाकर उसे और बोलने से रोका। वो भाई की बीवी नहीं है, समझ आई? उनकी कोलीग है जो पाकिस्तान बस घूमने फिरने और सजावल की शादी अटेंड करने आई है। अब चौंकने की बारी मैनू की थी। क्या वो तुम्हारे भाई की बीवी नहीं है? अल्फाज जैसे उसके गले में ही अटक गए। सानिया ने दांत पीसते हुए कहा, जी हाँ, और तुमने जो बाहर हंगामा मचाया था, तो बीजान अब तुम्हारी जो क्लास लेंगी वो तो लेंगी ही, मगर अलमीर भाई के गुस्से से कैसे बचोगी ये तुम सोचो। सानिया उसे डराकर गुस्से में बाहर चली गई और पीछे मैनू का सोच सोचकर बुरा हाल था कि अब उसके साथ क्या होगा। उम्मीद के मुताबिक बीजान ने उसे बहुत डांटा और पूरा आधा घंटा वह उनका लेक्चर सिर झुकाए चुपचाप सुनती रही। फर्क तो उसे जरा नहीं पड़ा, मगर उनकी आखिरी बात ने उसे चौंका दिया। वे कह रही थीं कि जाकर अलमीरा और उस लड़की से माफ़ी मांगो। कोई और होता तो वह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, मगर बी जान का हुक्म तो पत्थर पर लकीर था। वह चुपचाप बाहर लॉन में चली आई, जहां अलमीर और वह लड़की दोनों चाय पी रहे थे। बीच में लैपटॉप खुला हुआ था और शायद कोई डिस्कशन हो रही थी। मुंह फुलाए वह उनके करीब जाकर खड़ी हो गई। अलमीर ने सिर उठाकर उसे देखा और सवालिया नज़रों से पूछा कि यहाँ आने का मकसद। उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई और आंखें बंद करते हुए कहा, सॉरी। इस एक लफ्ज से आगे वह कुछ कह भी नहीं सकी। अलमीर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें सॉरी कहना भी चाहिए, तुमने बहुत गलत अल्फाज बोले। उसने इतना ही कहा था कि मोबाइल पर बेल होने लगी। वह एक्सक्यूज मी कहता हुआ दूर जाकर फ़ोन सुनने लगा। उसके दूर जाने के बाद मैनू ने गौर से उस लड़की को देखा जो मोबाइल पर व्यस्त नजर आ रही थी। हो तो तुम काफ़ी प्यारी, तुमने उनसे शादी क्यों न कर ली? भला कर ही लेती। मैनू के ख्याल में उस लड़की को कहाँ उर्दू आती होगी, मगर वह उछलने पर मजबूर हो गई जब उस लड़की ने कहा, हाँ कर लेती अगर अलमीर मानता तो। मैनू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह हकलाते हुए बोली, आपको उर्दू आती है? कल का सारा ड्रामा उसके जहन में ताज़ा हो गया। इसका मतलब है मैंने कल जो कुछ भी कहा वो इस लड़की ने सब समझ लिया था। उफ़! उसने आंखें मींची। कल के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। वह लड़की हंसने लगी। नहीं, सॉरी की ज़रूरत नहीं, तुम बहुत दिलचस्प लड़की हो। वैसे मेरा नाम सोफिया है, और तुम्हारा तो मुझे पता चल ही चुका है, मुनाहिल, राइट? सोफिया ने कन्फर्म करना चाहा तो मैनू ने ज़ोर शोर से हाँ में सिर हिला दिया। तभी अलमीर आता दिखाई दिया तो वह जल्दी से उठ खड़ी हुई। आ गए हिटलर के जानशीन, मैं आपसे बाद में कभी बात करूंगी। अगर इनके हाथों जिंदा बची रही तो बाय बाय। वह जल्दी से ये कहते हुए वहां से भाग गई। सोफिया हंसने लगी। क्या कह रही थी ये? अलमीर ने कुर्सी पर बैठते हुए शगुफ्तगी से पूछा तो वह मुस्कुरा दी। बाय द वे, तुम्हारी फियांसी तो बहुत क्यूट और शौक सी है। आई रियली लाइक हर। तुम्हें बहुत प्यारे नाम से बुला रही थी। सोफिया ने अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा तो अलमीर ने लापरवाही से कहा, मुझे मालूम है वो मुझे क्या क्या कहती रहती है। हिटलर के जानशीन, यही कहा होगा? उसने लैपटॉप पर नजरें जमाए बड़े सुकून से पूछा तो सोफी का जोर का कहखा छूट गया। हाँ, यही कहा था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अलमीर एक पल को रुक सा गया। ये तो उसने भी कभी नहीं सोचा था कि उसे मीनों की इतनी छोटी छोटी बातों का भला कैसे पता है। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें और कितने टीम मेंबर्स की ज़रूरत होगी। उसने बात को दूसरा रुख देकर विषय बदल दिया। खिड़की से दोनों को आपस में बातें करते और हंसते देखकर मीनों के दिमाग में फिर हलचल मच गई। बहुत सोचने के बाद आखिर उसे एक आइडिया मिल ही गया जिस पर अमल करके वो अलमीर से अपना पीछा छुड़ा सकती थी।
अब बस सजावल की शादी के फंक्शन का इंतजार था, जो 2-3 दिनों में शुरू होने वाले थे। सजावल मीनो का चचेरा भाई था और अलमीर के बाद सबका चहेता और लाडला। उसकी शादी की बहुत ग्रैंड तैयारी की गई थी और ढेर सारे मेहमान बुलाए गए थे। सब शादीशुदा कजिन आ चुके थे और खान हवेली में रौनक लगी हुई थी। सभी कजिन ने आपस में तय करके मेहंदी के लिए हरे और पीले रंग के घेरदार लहंगे सिलवाए थे, मगर मीनो को सब जैसा दिखना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने हल्के नारंगी रंग का लहंगा पहना। मैचिंग ज्वेलरी और हल्के मेकअप के साथ वो सबसे अलग और सबसे खूबसूरत लग रही थी। उसने लापरवाही से दुपट्टा हाथों पर डालकर पीछे किया हुआ था। जल्दी जल्दी नीचे जाते हुए वो सीढ़ियों पर अलमीर से टकरा गई। देखकर नहीं चल सकती क्या? वो गुस्से से बोला तो मीनो ने पलटकर जवाब दिया, मैं तो देखकर ही चल रही थी, क्योंकि मेरे पास आंखें हैं, मगर लगता है आप अपनी आंखें नीचे ही भूल आए हैं। वो गुस्से से घूरने लगा तो मीनो मुंह फुलाकर धप-धप करती नीचे उतरने लगी। जब फिर उसकी आवाज़ पर रुकना पड़ा। अब क्या है? उसने यहीं से पूछा तो अलमीर ने ऊपर आने का इशारा किया। एक तो ये आदमी भी ना रंग में भंग डालना जरूरी समझता है। बड़बड़ाती हुई वो ऊपर गई और दांत पीसते हुए मगर होंठों पर नकली मुस्कान लाते हुए बोली, जी फरमाइए, अब मैंने क्या गुस्ताखी कर दी? अलमीर ने उसके दुपट्टे की ओर इशारा किया। वो न समझी सी देखने लगी तो वह आगे बढ़ा और दुपट्टा उसके सीने पर फैलाते हुए बोला, मेरा ख्याल है दुपट्टे का काम यही होता है, सिर पर न लो तो मत लो, मगर खुद को ढक तो लो। अलमीर की यह हरकत उसे बहुत बुरी लगी, लेकिन उस वक़्त वो और कुछ कहकर बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। नीचे सब कजिन उसका इंतजार कर रहे थे। पूरे फंक्शन में वही सबसे प्यारी लग रही थी। उसके ख्याल में उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन जब उसने सोफिया को देखा तो खुद को पृष्ठभूमि में जाता पाया। सोफिया ने पैरों तक आती मैक्सी पहन रखी थी। पाकिस्तानी लिबास उस पर खूब झंझ रहा था और वो सबसे अलग दिख रही थी। अलमीर के साथ उसे नीचे आते देखकर सबने मतलब भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। पूरे फंक्शन में वो अलमीर के साथ ही रही। मीनो उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। उसे अपना प्लान कामयाब होता दिख रहा था। वो चाहती थी कि ये दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारें, ताकि अलमीर की दिलचस्पी सोफिया में बढ़े और वो उसे छोड़कर सोफिया से शादी कर ले। अगले दिन के लिए उसने एक खूबसूरत सी नेट की काले रंग की साड़ी चुनी। साड़ी पहनकर और मेकअप करके जब कमरे से बाहर आई तो उसकी बड़ी बहन जोया पहले तो देखकर दंग रह गई और बोली, माशा अल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। फिर कुछ सोचकर बोली, मीनो, ये साड़ी उतार दो। तुम्हें अलमीर खान का तो पता है, वो तुम्हें इस लिबास में देखेगा तो गुस्सा करेगा। अलमीर का नाम सुनकर मीनो का मूड खराब हो गया। मुंह बिगाड़कर बोली, क्यों? वो मेरे अब्बू लगते हैं क्या, जो मैं उनके डर से अपनी पसंद का कपड़ा पहनना ही छोड़ दूं? अपनी धुन में पीछे होते हुए उसे पता ही नहीं चला कि कब वो पीछे खड़े अलमीर से टकरा गई। ये जल्लाद इस वक्त क्यों मुझसे टकरा गया? अब तो मेरा सारा दिन खराब जाएगा। दिल ही दिल में उसे कोसते हुए वो एक तरफ से जाने लगी तो अलमीर ने उसका रास्ता रोक लिया। जोया एक्सक्यूज मी कहती हुई पास से गुजर गई तो मीनो को गुस्सा आया कि अपनी बहन को अकेले इस जल्लाद के पास छोड़ गई। अलमीर आगे बढ़ा और उसका पल्लू नीचे गिराकर बोला, मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ, ये तो तुम्हें भी अच्छे से पता है। ये अंगूठी शायद तुमने मेरे नाम की ही पहनी हुई है। उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए वो तंजिया अंदाज में बोला। मीनो को उसका ये लहजा बहुत बुरा लगा। एक झटके से उसने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मुझे भी ये नीचे करना था। वो जाने ही वाली थी कि उसने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और अचानक वो उसके बहुत करीब आ गई और लगभग उसके सीने से टकरा गई। वो उसके थोड़ा और करीब आ गई। मीनू की सांसें थम गईं। उसने आगे बढ़कर उसका ब्लाउज बांधा और वो शर्मिंदा महसूस करने लगी। उसने अम्मा से कई बार कहा था कि ब्लाउज का हुक ढीला है और उसे बदल देना चाहिए, लेकिन शादी की तैयारियों में उसकी बातों को किसी ने कोई अहमियत नहीं दी और फिर उसे मजबूरन साड़ी जैसी थी वैसी ही पहननी पड़ी। इस कपड़े को बदल लेना ही बेहतर है, उसने गंभीर होकर ये कहा और उसके पास से गुजर कर चला गया। आलमीर खान, आज तक मुझे जितना रोकना है रोक लो, कल तुम्हें मुझे छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा कि मैं कल क्या करने वाली हूं। वो धीरे से बुदबुदाई और कपड़े बदलने चली गई। अगले दिन जब सूरज उगा तो वो अपनी योजना को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बार बार खुद को दिलासा दे रही थी कि कुछ नहीं होगा, जैसा उसने सोचा था वैसा ही होगा।
सब लोग शादी की दावत खाने में व्यस्त थे जब वह योजनानुसार सोफिया के पास आई। क्या तुम अलमीर को बुला रही हो? मुझे? सोफिया बहुत हैरान दिखी। हाँ, वह नीचे स्टोर रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात कहनी है। शायद वह तुम्हें प्रपोज करना चाहता हो। मीनू एक सोची समझी योजना के अनुसार सोच और बोल रही थी। मैं? जब सोफी ने उसे कुछ शक भरी निगाहों से देखा तो वह असमंजस में पड़ गई। हाँ, उसने मुझसे कहा था कि वह तुमसे शादी करना चाहता है क्योंकि वह तुमसे प्यार करता है, मुझसे नहीं। मीनू की जुबान झूठ पर झूठ बोल रही थी, लेकिन ऐसा करना बहुत जरूरी था। चलो, मैं तुम्हें स्टोर रूम में ले चलती हूँ। उसने आज्ञाकारी ढंग से ऐसा व्यवहार किया जैसे यही उसका काम हो। सोफिया खुश थी। चलो, लेकिन पहले मुझे वॉशरूम जाकर अपना मेकअप ठीक करने दो। सोफिया वॉशरूम गई और योजना के अगले हिस्से पर काम करने लगी। उसने एक वेटर को इशारा किया और उसे अलमीर की तस्वीर दिखाई। उसे जल्दी से ढूंढो और उसे संदेश दो कि बिजान उसे नीचे स्टोर रूम में बुला रहा है। कुछ जरूरी सामान लाना है, जल्दी जाओ। उसे पता था कि बिजन की आवाज़ सुनकर अलमीर सबसे पहले स्टोर रूम पहुंच जाएगा। सोफिया जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसे लेकर जल्दी से नीचे स्टोर रूम में चली गई। अलमीर कहाँ है? वह थोड़ी चिंतित दिख रही थी तो मीनू ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं उसे वहां ले चलती हूँ। उसने कहा था कि पहले तुम्हें यहां ले जाएगा और फिर नीचे आएगा। देखो। उसने सोफिया का ध्यान कमरे की ओर दिलाया तो वह हैरान रह गई। वहां हर तरफ गुलाब और मोती थे। कमरे का सारा फर्नीचर एक तरफ रख दिया गया था और उसके सामने एक खूबसूरत पर्दा लगा था और इस पर्दे पर अंग्रेजी वर्णमाला के गुब्बारों से क्या तुम मुझसे शादी करोगी लिखा था। अलमीर ने तुम्हारे लिए ये सारा इंतजाम किया है। मैंने तुमसे कहा था कि अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है तो ये सबूत देख लो। मीनू ने प्यार से कहा। अब उसे अलमीर का इंतजार था। वह मन ही मन सोचने लगी, अब अगर अलमीर इस कमरे में आया तो मैं जल्दी से बाहर से दरवाज़ा बंद करके ऊपर जाकर सबको बता दूंगी कि वो नीचे सोफिया को प्रपोज कर रहा है। फिर सब अपनी आंखों से देखेंगे कि वो मुझसे नहीं बल्कि सोफिया से शादी करना चाहता है और आखिरकार आत्मा को ये रिश्ता तोड़ना ही पड़ेगा। वो मन ही मन अपनी योजना दोहराते हुए बहुत खुश दिख रही थी। उसे लगा कि ये बिल्कुल सही योजना है जिसके लिए वो पिछले 2 दिनों से मेहनत कर रही थी। तभी सोफिया का मोबाइल बजा। उसने माफ़ी मांगते हुए मीनू की तरफ देखा और कहा, 1 मिनट, घर से फ़ोन है। मैं उन्हें बता दूंगी कि जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो बाद में उनसे बात करूंगी। वो दरवाजे के पास जाकर बातें करने लगी और मीनू फूलों की सजावट ठीक करने लगी। बातें करते करते सोफिया कब बाहर चली गई उसे पता ही नहीं चला। किसी के कदमों की आहट सुनकर वो चौंक कर पलटी। अपने पीछे एक अनजान लड़के को खड़ा देखकर वो चौंक गई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़का उसे देखकर मुस्कुराया। मैं अपनी एक दोस्त के साथ यहाँ मेहमान बनकर आई थी। मीनू ने उसे घृणा से देखा। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर जाओ, ये घर का हिस्सा है। अजनबियों का यहाँ आना मना है। उसने कड़ा रुख अपनाया। इतनी सख्ती के बाद मीनू के हिसाब से इस लड़के को थोड़ी शालीनता दिखानी चाहिए थी और ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वह दीवार की तरह उसके रास्ते में खड़ा हो गया और उसे ऊपर जाने से रोक दिया। अरे, तुमने मेरे लिए इतनी प्यारी सजावट की है क्या? मीनू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने लड़के को पीछे धकेल दिया और एक तरफ से निकल जाना चाहती थी, लेकिन लड़के ने मीनू का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। हाँ, मैंने कहा। तुम कहाँ हो? तुम खुद फोन करो और मुंह फेर कर चले जाओ, ये ठीक नहीं है। मीनू ने आंखें फाड़कर उसे देखा। तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे बुला सकती हूँ? मुझे लगता है तुमने गलतफहमी पाल ली है। मुझे जाने दो, वरना मैं चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तुम अपनी जगह से निकल नहीं पाओगे। लड़का शरारत से हंसने लगा। देखते हैं, अभी तो बस तुम्हें देखना है। उसने मैनों के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए थे और उसे दीवार से चिपका दिया था। तभी लगा जैसे कोई शोरगुल और हलचल सुनाई दे रही हो, मानो कोई ऊपर से नीचे आ रहा हो। मीनू ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, कोई नीचे आ रहा है। इधर आओ, मैं तुम्हारी अच्छी क्लास लगाऊंगी। वह सोच रही थी कि यह कौन है और उसके पीछे क्यों आया है। उसके हाथ लड़के के हाथों में कसकर थे और फिर सब ऊपर से नीचे आते दिखाई दिए।
बिजिन, अम्मा, बाबा, जान, जोया, सानिया और बाकी सबको आते देख लड़के ने झट से मीनू के हाथ छोड़ दिए। वह गर्व से मुस्कुराया और मन ही मन बोला, अब मुझे अपने घर वालों को देखकर डर लग रहा है। वह अपनी माँ के पास भागने ही वाली थी कि बिजन आगे आया और उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। मिनाहल, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती एक अजनबी को अपने घर बुलाकर उसके साथ रंगरलियां मनाते हुए? उसके शब्द थे या कोई खंजर जिससे मिनाहल का मन कर रहा था कि उसका पूरा शरीर चीर डाले। बिजन, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो पता भी नहीं कि यह लड़का कौन है। वह अभी बात ही कर रही थी कि लड़के ने उसे बीच में ही टोक दिया और बोला, मनाहल, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देखो, डरने की कोई बात नहीं है। तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं चाहती हूं कि तुम आज सबको बता दो। मनाहिल ने हैरानी से लड़के को देखा। वह इतनी डरी हुई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये लड़का उसे फंसाने पर इतना आमादा क्यों था? तुम जो भी हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। लड़के ने जेब से मोबाइल निकाला और सबको मनाहिल की कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहा, अगर वह मुझे नहीं जानती तो मुझे उसकी तस्वीरें कहाँ से मिलीं? उसने ये सब खुद मुझे भेजा था। दरअसल हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और आज उसने मुझे मिलने के लिए अपने घर बुलाया था, लेकिन अब तुम सबको अचानक अपने सामने देखकर वह डर गया है। मनाहिल का तो ऐसा हाल था कि अगर वह कांटे भी तो उसके बदन में खून नहीं होगा। वह सोचने लगी, इस लड़के के मोबाइल में मेरी तस्वीरें कैसे हो सकती हैं? ये सब कैसे संभव है? उसने पूरे परिवार के सामने झूठ बोला था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे सही ठहराए। बिजन और बाकी सबकी आंखों में नफरत देखकर उसका दिल कर रहा था कि धरती फट जाए और उसे निगल जाए। बिजन ने उसे पकड़ लिया, हाथ पकड़कर गुस्से से बोली, हमने तुम्हारी तालीम में कोई कसर नहीं छोड़ी मिनाहल, और तुम हमारे सिर पर धूल झोंकाई। मरियम बेगम भी अविश्वास से अपनी बेटी को देख रही थीं, कुछ बोल नहीं पा रही थीं। ये क्या हो रहा है? ये सब आलमीर की गूंजती आवाज़ों से आ रहा था, इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर लीं। अब उनकी गलती थी, वरना खुदा वो मुझे मार डालेंगे। वो मन ही मन दुआ करने लगीं कि काश मेरी आंखें खुल जाती और ये सब झूठ होता, पर सारी दुआएं कहाँ कबूल होती हैं। एक चचेरे भाई ने जल्दी से आलमीर को सारा हाल बता दिया कि ये लड़का मैनो का बॉयफ्रेंड है। उसने उसे मिलने बुलाया था, पर अब दोनों पकड़े जा चुके थे। मैनो समेत सबको यकीन था कि आलमीर अब मैनो को नहीं छोड़ेगा। सबके सामने नहीं, वो उसे डांटेगा। हो सकता है कि वो ये सगाई भी तोड़ दे। मीनू मन ही मन सोचने लगी, मैं चाहती थी कि वो सगाई तोड़ दे, पर इस तरह नहीं कि मेरा चरित्र खराब हो। कोई हल खुदा ही निकालेगा। आलमीर गुस्से से आगे बढ़ा तो मीनू झट से अपने हाथ चेहरे के सामने रखे और सिर नीचे कर लिया। उसे लगा कि अलमीर उसे थप्पड़ मारने वाला है, लेकिन थप्पड़ असल में किसी और को लगा था। उसने लड़के को थप्पड़ मारा था और थप्पड़ लगने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। अलमीर ने उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाया और सख्ती से पूछा, तुम कौन हो? लड़का डरा हुआ था, उसे नहीं लगा था कि कोई उस पर हाथ उठाएगा। उसने हकलाते हुए कहा, मैं मिनाहिल का बॉयफ्रेंड हूँ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वह हकलाते हुए बोलने लगा और अपना फ़ोन उठाकर बोला, देखो, मिनाहिल ने खुद मुझे ये तस्वीरें भेजी हैं। अलमीर एक पल के लिए चुप रहा, इसलिए लड़के को अपनी जीत का पूरा भरोसा था। लेकिन अगले ही पल अलमीर ने उसके गाल पर फिर से तमाचा जड़ दिया। तुम कहो तो मैं मान जाऊंगा। फिर वह सबकी तरफ मुड़ा और ऊंची आवाज में बोला, तुम सब उस पर कैसे यकीन कर सकते हो? मिनाहिल जिद्दी है, मनमौजी है, बदतमीज है, लेकिन उसका चरित्र बुरा नहीं है और मुझे उसके चरित्र पर जरा भी शक नहीं है। अगर उसके जैसे 10 लड़के भी आकर मुझे मिनाहिल के खिलाफ सबूत दे दें तो भी मैं उस पर कभी यकीन नहीं करूंगी। उसे अपने पक्ष में बोलते देख मैनू चुप रही। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अलमीर खान उसके पक्ष में गवाही देगा। अलमीर, ये सब देखो, ये क्या है? आंटी ने सबका ध्यान कमरे की हालत, इधर उधर बिखरे इन फूलों और इस प्रस्ताव, इन सब पर खींचा था। अलमीर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक पल के लिए उसकी पकड़ लड़के से ढीली पड़ गई थी और लड़का मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गया था। आंटी जान के चेहरे पर उसे शक और शंका साफ दिखाई दे रही थी। अब वो सबको कैसे बता सकती थी कि उसने अलमीर और सोफिया को फंसाने के लिए ये सब सजावट की थी और उसे नहीं पता था कि कोई और उसे फंसाने वाला है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, अलमीर के शब्दों ने उसे झकझोर दिया। आंटी जान, ये सब सजावट मैंने मनाहिल के लिए की थी। मैं उसे प्रपोज करना चाहती थी क्योंकि बी जान काफी समय से कह रही थी कि हमें शादी कर लेनी चाहिए।
अपनी मंगेतर के लिए ये सजावट करना इतना बुरा काम नहीं है कि मुझे शर्म आए। मैंने किसी को बताकर मीनू को बहाने से नीचे भेज दिया था और मैं खुद भी नीचे आने वाली थी, पर जाने वो लड़का कहाँ से निकल गया और ये सब हो गया। सब चुप रहे। अलमीर के इतने लंबे स्पष्टीकरण के बाद कोई कुछ नहीं कह सका और मीनू समझ नहीं पा रही थी कि अलमीर का शुक्रिया कैसे अदा करे। जहां सब उसके खिलाफ थे, वहीं वो अकेला उसके पक्ष में खड़ा था, और क्यों? समझकर भी वो ये बात नहीं समझ पा रही थी। उसका दिमाग मानो सुन्न हो गया था। बिजन ने मैनल को अपनी तरफ खींच लिया और बोली, बेटा माफ कर देना, हम गलतफहमी में थे। जाने वो दुष्ट कौन था और वो ये सब क्यों करना चाहता था। अलमीर के उसके पक्ष में बोलने के बाद सबके स्वर जहर से मधुर हो गए थे। मुझे लगता है अब सबको ऊपर चले जाना चाहिए। मेहमान अभी भी ऊपर हैं। मैं अभी सबके सामने अलमीर और मिनाहिल का निकाह कर देना चाहती हूँ। मिनाहिल ने चौंक कर अलमीर को देखा। उसने सोचा था कि अलमीर साफ मना कर देगा, लेकिन वह चुप था और वह अब कुछ भी कहने लायक नहीं थी। कुछ ही देर में वह सभी मेहमानों के सामने मिनाहिल अलमीर खान बन गई थी। वह अलमीर के हाव भाव से अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि उस पल वह क्या महसूस कर रहा होगा। सोफिया भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। इन्हीं सब विचारों के बीच उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे अलमीर के कमरे में ले जाया गया। अलमीर 11 साल का था जब उसने पहली बार नन्ही मिनाहिल को गोद में लिया था, और फिर बिजन ने उसके कानों में फुसफुसाया था कि वह तुम्हारी दुल्हन है, और फिर समय समय पर यही बात उसके कानों में फुसफुसाई जाती रही। बचपन से जवानी तक वह मीनू को अपनी जिम्मेदारी समझता था, और यही वजह थी कि वह चाहता था कि वह फिजूल खर्ची और मजाक करना छोड़कर थोड़ी परिपक्व हो जाए। उसे मीनू का घर में हर समय शोर मचाना और बातें करना अच्छा लगता था, लेकिन उसने कभी जोर से नहीं कहा था। वह नहीं चाहता था कि मीनू के प्रति उसका डर कम हो। कभी कभी उसका दिल करता कि वह उसकी शरारतों में